नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेपाल यात्रा पर गए थे। उन्होंने भगवान बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी का दौरा भी किया। इस दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा व उनकी पत्नी भी पीएम के साथ रही। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी संपन्न हुई, जिसमें कई समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुम्बिनी यात्रा के दौरान बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की नींव भी रखी और इस दौरान उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के साथ जप भी किया। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय भी है। और हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से संजीव पंचोली, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से डॉक्टर निकुल पटेल, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ प्रकाश कापड़िया, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल अमृतलाल मकवाना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे संजीव जी यहाँ पर शुरुआत करना चाहेंगे। आज नरेंद्र मोदी ने नेपाल का दौरा किया और वहां पर नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भारत और राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र के निर्माण कार्यों के लिए आधारशिला भी रखी। देखिए जल्पा जी, माननीय मोदी जी एक आध्यात्मिक पुरुष हैं। हमारे लोकसभा के इलेक्शन के पश्चात भी वो केदारनाथ गए थे, केदारनाथ की गुफाओं में गए थे और उनकी जो मातृभूमि है, जो गांव है हमारा वडगांव, तो वहां पर भी कुछ बौद्ध का पौराणिक अवशेष मिले हैं। तो प्राचीन मूर्तियां बौद्ध धर्म की वहां पर भी है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा उनके गांव में, उनसे बचपन के उनसे दहन में है। और हम सब जानते हैं कि भगवान शिव और भगवान बुद्ध दोनों एक आध्यात्मिक शक्ति है, क्योंकि उनकी दोनों की मुद्राएं, उनकी दोनों की विचार शैली हमारी संस्कृति में एक ही चीज हमें सिखलाती है और वो है अहिंसा, परम धर्मो एवं अध्यात्म, ध्यान, मेडिटेशन। और ध्यान के जरिए जो हमें मन की शक्ति, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कैसे एनलाइटन करना है, वो हमें ध्यान सिखाती है। भगवान बुद्ध ने भी काफी बचपना में किया था और वो भी जब निकल पड़े थे तब वो एनलाइटन हुए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। माननीय मोदी जी भी किशोर अवस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया था और वो हिमालय की पर्वतमालाओं में घूमते घूमते उन्होंने भी कहीं धर्म गुरुओं के साथ में, मैं तो कहता हूं कि भगवान शिव के करीब जाकर उन्होंने भी अपनी आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की, ज्ञान का शिक्षा प्राप्त की, योग का शिक्षा प्राप्त की। क्योंकि हमारे पास काफी पुरानी उनकी वीडियो योग की, हिमालय की, वो कहीं ना कहीं हमें देखने मिल जाती है। तो माननीय मोदी जी भी शिव शक्ति एवं बौद्ध शक्ति के काफी प्रशंसक है और उनके उपासक है और मैं कहता हूं कि उनके भक्त है। तो आज उन्होंने नेपाल का दौरा किया है। भगवान बुद्ध की जहां पर भूमि है, भगवान बुद्ध जहां पर साधना की थी, वही जगहों पर उन्होंने आज दर्शन का, ध्यान का एक अवसर प्राप्त किया। और मैं समझता हूं कि हर आध्यात्म आदमी के लिए मन की शक्ति, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वही जरूरी है, क्योंकि वही उनको शांति प्रदान करता है और स्वस्थता प्रदान करता है। अगर आदमी शांत रहे, शांत चित्त से कार्य करे, अगर उसे मन में स्वस्थता प्रदान रहती है, तो वो काफी बार अपने जो विचार है, अपने जो निर्णय है, वो सही मार्ग में, वो समाज की सेवा में उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, वो निर्णय ले सकते हैं। तो आज उन्होंने नेपाल में वो गए, साथ में वहाँ के प्रधानमंत्री से भी मिले। और मैं समझता हूँ कि जो बौद्ध धर्म है वो हमारे हिंदुस्तान में तो अभी काफी कम हो गया है, पर चाइना है, थाईलैंड है, म्यांमार है, भूटान है, वही जगह पर बौद्ध धर्म का आज भी काफी दबदबा है और काफी जाति के, मतलब काफी परसेंटेज ऑफ द पीपल आर देयर इन दिस कंट्रीज। तो श्रीलंका में काफी बौद्ध धर्मी है। तो पहले एक बौद्ध धर्मी और हिंदू धर्मी का एक पूरा माहौल पूरे एशिया में था। आज मैं समझता हूं कि पूरे एशिया में केवल, पहले नेपाल भी एक हिंदू राष्ट्र था, इंडोनेशिया भी हिंदू राष्ट्र था, पर अब केवल भारतवर्ष ही मात्र हिंदू राष्ट्र है। तो और बौद्ध धर्म आज की तारीख में भी
हम देखने जाए तो चाइना, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान और म्यांमार, थाईलैंड में है। तो साथ में मोदी जी की जो भावनाएं हैं वो विदेशों में भी जी पहुंचेगी। और उनके मन में तो मैं यही समझूंगा कि उनको जो आध्यात्मिक शक्ति जो प्रदान होती है वो दोबारा कभी मैंने भी बीजिंग में विश्व प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर में मैं भी गया हूं। मैं भी शिव भक्त हूं। जी काफी बार मैं हरिद्वार, ऋषिकेश में भी जाके ठहरता हूं। तो मुझे भी, मैंने पहली बार जब बौद्ध मंदिर, मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने बीजिंग में बौद्ध धर्म की मतलब बुद्ध जी की बहुत बड़ी मूर्ति देखी थी। तो मेरे मुंह से निकल गया था कि वो आसमां है, फिर भी पल के झुकाए बैठे हैं। वो ये बिल्कुल उनकी मूर्ति को देखते हुए ही मेरे मुंह से निकल गया था। मुझे पता नहीं कि वो कैसे निकल गया, पर एक अलौकिक शक्ति है। और अभी हमारे प्रधानमंत्री भी एक माँ के भी काफी पुजारी है। जो नवरात्रि का माहौल जब रहता है तो वो उपवास भी करते हैं। तो शिव और शक्ति, देवी और पुरुष शक्ति, अगर वो शक्ति का जो कोई ऐक्य है, इस अभी अभी भी है, आज की तारीख में भी हम उसको अगर उन तक पहुंच पाते हैं, एक छोटी सी झलक भी हमें दिखाई देती है, तो वो मनुष्य जीवन के लिए बहुत बड़ी बात है। तो माननीय मोदी जी के दिल की और उनके मन में जो है जी वो आज हमारे सामने एक आध्यात्मिक पुरुष के रूप में पूरे विश्व को प्रदर्शित होता है। ये यात्रा का यह भी संदेश हो सकता है और साथ में एक अच्छी दोस्ती का भी संदेश हो सकता है। ऐसा मेरा कहना है, मेरा मानना है। जी आपकी और निकुल जी यहाँ पर आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर रूबा के साथ आज बहुआयामी द्विपक्षीय साझेदारी और नए क्षेत्रों में तलाशने का जो मौजूदा सहयोग है उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए चर्चा हुई। कोई भी सरकार हो, अपने पड़ोसी देशों के साथ अपना संबंध बढ़ाने के लिए हमेशा जो भी प्रधानमंत्री रहते हैं या फिर विदेश मंत्री रहते हैं या कोई मंत्रीगण जो भी है वो अपना दौरा करते हैं। आज का जो दौरा प्रधानमंत्री का नेपाल में था, आवकारदाया है। वो बौद्ध जी जो पुराना जो एक धर्म है, उनके जो गौतम बुद्ध है उनके वहां जाके उन्होंने कुछ पूजा अर्चना की। उसके बाद कुछ इनॉग्रेशन भी किया बुद्धिस्ट कल्चर का। कुछ इंडिया के वहां पे कुछ एमओयूज भी साइन किए। जी जैसे संजीव जी ने बताया कि धर्म के साथ और आध्यात्म के साथ जुड़ने वाला व्यक्ति शांत मन से, शांत चित्त से अच्छे निर्णय लेके देश के लिए कुछ कर सकता है। तो आज के दिन ये आज जो वैशाखी पूनम ऐसा कुछ दिन है, मेरा गुजराती अच्छा नहीं है लेकिन बौद्ध पूर्णिमा, बौद्ध पूर्णिमा है आज। तो जी उन बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए कुछ बोले, जिसमें आज देश जो जिस दौरे से गुजर रहा है तो वो चिंता का विषय है। उसमें कुछ प्रकाश अगर वो डाले तो लोगों की एक महेच्छा है कि उनको सुनने की इच्छा है कि आज जिस तरह से देश के अंदर माहौल बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि आज यूपी में क्या हुआ, फिर आज बेरोजगारी का स्तर क्या है, आज हेल्थ सेक्टर की परिस्थिति क्या है, आज शिक्षण व्यवस्था की परिस्थिति क्या है, दिल्ली के अंदर भी देखो, कश्मीर के अंदर भी देखो। तो ये सब मुद्दे पे हमने देखा नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री आके कुछ पब्लिक स्पीच दे या अपना जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है और जो भी उन्होंने इतने सालों तक एक इकट्ठा किया है तो वो कहीं पे बोले। लेकिन धर्म स्थान पर जाना वो एक आदमी का अपना लगाव है और जाके वो दर्शन भी करना एक अच्छी बात है। पर आप साथ में एक भारत देश के प्रधानमंत्री है और 130 करोड़ की जनता आपसे आशा लगाए बैठी है कि देश के अंदर की आज जो माहौल है, जो आज इन्फ्लेशन है, आज गेहूं जो है वो हमने निकास बंद कर दिया है। क्या परिस्थिति है आगे, क्या गवर्नमेंट का स्ट्रैटेजी रहेगा, कैसे रहेगा, वो सब लोग, वो भी लोग सुनना चाहते हैं आज, पर वो हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और आज देश का माहौल जिस दिशा में जा रहा है तो हम भी चिंतित है विपक्ष की तरफ के ओर से कि भाई हमारे प्रधानमंत्री अपना जो भी ताकत शक्ति इतने सालों से इकट्ठा किया है आध्यात्मिक दृष्टि से, तो वो कुछ अपना योगदान दे
पर वो योगदान कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और उसकी वजह से जो भारत के लोग हैं वो दुखी हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमारी तो यही आशा है कि जिस तरह से वो बौद्ध ज्ञान और बौद्ध धर्म का जो एक नेटवर्क की बात करें कि धर्म स्थान को लिंकेज होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन प्राथमिकता हमारे देश की क्या है वो भी उनको थोड़ा चिंता करके देश लोगों को आके एड्रेस करना चाहिए कि ये हमारी आज परिस्थिति और आने वाले दिनों में सरकार ये काम करेगी। बाकी तो बायलैटरल टॉक्स तो चलता रहेगा। आज नेपाल के साथ है, कल हो सकता है कि म्यांमार के साथ हो, कल हो सकता है कि चाइना के साथ भी हो, कल हो सकता है जैसे प्रधानमंत्री अपने फ्लाइट में वो कराची में या कहीं उतर गए थे और हैप्पी बर्थडे के चलने चले गए थे, तो उनका खुद का निर्णय होता है। पर हमारी तो एक ही अपेक्षा है विपक्ष की तरह कि भाई आप देश के लोगों के लिए कुछ बोले और अपना जो भी ज्ञान अभी तक लिया है उसको कुछ कंट्रीब्यूट करे। बाकी देश आज खूब ही गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। जलपा जी, आपकी और प्रकाश जी यहाँ पर आना चाहूंगी। नरेंद्र मोदी आज नेपाल के दौरे पर पहुंचे और साथ ही भारत और नेपाल की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि साझी विरासत, साझी संस्कृति, साझी आस्था और साझी प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। ये पूंजी कितनी समृद्ध होगी, हम उतने ही प्रभावी ढंग से दुनिया भर में भगवान बुद्ध का संदेश पहुंचा सकते हैं। जी प्रकाश जी। हम आपको सुन नहीं पा रहे प्रकाश जी। जी प्रकाश ये जो है आवाज आ रहा है, आवाज में? जी जी, अब आपका आवाज मुझे मिल रहा है। जी जी प्रकाश जी। आपका माइक्रोफोन ऑफ है प्रकाश जी, आपकी आवाज फिर से नहीं मिल पा रही। जी जी जी, अब आपका आवाज मिल रहा है। जी आ रहा है ना आवाज? जी 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 प्रकाश जी। इसमें जो पड़ोसी देश है जी ये अपना हिंदू राष्ट्र है नेपाल। हम ठीक से सुन नहीं पा रहे प्रकाश जी, ऐसा हो तो आप एक बार फिर से कनेक्ट कीजिए हमारे साथ। आपकी और आगे यहाँ पर बढ़ना चाहूंगी कर्नल मकवाना जी, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल कुछ 6 से 7 मुद्दों पर समझौते भी हुए, यानी कि एमओयू भी हस्ताक्षर किए गए, उसका आदान प्रदान भी हुआ। जी जलपा जी, कर्नल मकवाना जी। सर्वप्रथम मैं के न्यूज का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि हमें बोलने का मौका दिया, और हमारे जितने भी प्रवक्ता है जो मंच पर बैठे हैं और जो अपनी बात रखी है, तो मेरी बात शुरू करने से पहले आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया के लिए। यानी कि वैशाख पूर्णिमा भगवान बुद्ध का 2566वां जन्मदिन है, जो आज पूरी दुनिया में जितने भी बौद्धिस्ट कंट्री है, आज पूरी दुनिया के अंदर 293 कंट्रीज हैं, और उनमें से सबसे ज्यादा जो पूरे अगर धर्मों के बारे में बताया जाए तो उसमें इनका जो हिस्सा है वो 17 से 18% पूरे वर्ल्ड के अंदर है। जी। भारत के अंदर इतनी 5 से 7% बौद्धिस्ट होंगे, परंतु भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत के संविधान के अनुसार किसी भी धर्म के बारे में बोलना, उसके बारे में पूजा करना या कुछ भी करने के लिए धर्म स्वातंत्र्य दिया हुआ है। जी। जैसा बाकी देशों में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान या सऊदी अरेबियन कंट्री में आप चले जाओ तो इस्लाम के अलावा अगर हिंदू वहां पर है तो वो अपना हिंदू मूर्ति
या भगवान की पूजा नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया के तमाम देशों के अंदर भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे वो धर्म स्वातंत्र्य है। किसी भी धर्म को वो अपना सकते हैं, किसी धर्म के बारे में अपनी विचारधारा रख सकते हैं। जी। और हमारे जो वेद शास्त्र हैं, वेद शास्त्रों के अनुसार भगवान जो विष्णु है उनके 10 अवतार हुए, 9 अवतार हो चुके हैं, 10वां होने वाला है। उसमें भी भगवान बुद्ध को स्थान दिया हुआ है कि मत्स्य कुर्म वराहश्च नृसिंहं वामनस्तथा रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धश्च कलकिरित्यपि। तो भगवान बुद्ध जो है ये विष्णु का 9वां अवतार, हिंदू धर्म ने भी उनको एक्सेप्ट किया हुआ है। तो आज अपनी बात शुरू करने से पहले हम भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हैं और पूरे प्लानेट के लिए, पूरे विश्व के लिए भगवान इनको शांति प्रदान करे कि भगवान जो बुद्ध धर्म है पूरी दुनिया को शांति का संदेश देता है। आज जितने भी विकासशील देश है उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है। अपना पड़ोसी दुश्मन चाइना, जहां के अंदर 98% बौद्ध धर्म को मानते हैं, कंबोडिया 100%, ऑलमोस्ट 99% बौद्ध धर्म को मानते हैं, जापान ऑलमोस्ट 97-98% बौद्ध धर्म को मानते हैं। जब भी भारत के प्रधानमंत्री जापान का दौरा के लिए गए थे तो वहां भी, तो जिस भी देश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं। कारण आज का दिन का जो है वो तीनों के लिए, सिद्धार्थ गौतम या भगवान बुद्ध जो है, ये तीन उनका जन्म भी आज के दिन हुआ है। बोध गया के अंदर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्रकाश भी आज के दिन ही प्राप्त किया है, और कुशीनगर के अंदर महाविलय हुआ वो भी आज के दिन ही हुआ है। तो ये आज के दिन की बहुत बड़ी महत्ता है। तो अब हम मूल मुद्दे पर आते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो आज उनकी ये 5वीं नेपाल यात्रा है। भारत के प्रधानमंत्री 2014 में जब प्रथम टर्म के अंदर बने थे तो सर्वप्रथम उन्होंने नेपाल का दौरा किया। हमारे पड़ोसी जितने भी राष्ट्र थे कि हमारा संबंध उनके साथ मैत्रीपूर्ण हो और उनके साथ व्यापारिक संबंध भी बहुत ही हमारा अच्छा हो, उस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी। तो ये जो 5वीं विजिट है, आज अगर हमारे जितने भी प्रवक्ता है, चलो अच्छी बात है, धर्म के बारे में सबको बोलना चाहिए, लेकिन मैं ये सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज की ये विजिट का मुख्य उद्देश्य क्या है। जी, आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि 2020 में जब ओली सरकार थी, ओली सरकार ने उनके नक्शे के अंदर जी एक ट्राई नेशन का जो एक विवादास्पद जिसको बोलते हैं लिपिया धूरा एंड कहा लिपू लेक एंड काला पानी जी, ये जो विवादास्पद उन्होंने अपने नक्शे के अंदर बोला कि ये हमारे नेपाल का हिस्सा है। ऐसा नहीं है, हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड से आगे जाएंगे तो ये ट्राई नेशन बॉर्डर आती है जो भारत, चाइना और नेपाल को एक साथ जोड़ती है, जहां पे आज भारतीय सेना इसी जगह पर रोटी बेटी का भी रिश्ता हम भारत के साथ है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी भारत के और नेपाल के साथ हम जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो विवाद ओली सरकार ने खड़ा किया था चाइना के दबाव में आकर के, और ये डिस्प्यूट इतना खड़ा हो गया कि आगे 2020 के बाद ये प्रथम यात्रा जो है उनको करनी पड़ी। और 1 महीने पहले नेपाल के जो प्रधानमंत्री बहादुर देउवा है, उन देउवा ने उन्होंने भारत की जब विजिट करी और विजिट करने के पश्चात उन्होंने जब बातचीत करी और कई मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत होने के बाद ये दौरा का प्रावधान हुआ है। नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रण दे करके गए कि आप बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमारे देश के अंदर आए, हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपस में बैठ करके बातचीत करेंगे। तो इस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री ने ये 2020 के बाद
और ये डिस्प्यूट तो ऑलमोस्ट उनके शेर बहादुर देवबा एग्रीड हो गए कि आपकी बात बिल्कुल सही है, और इसके बाद उन्होंने आज के दिन उनको वहां पे निमंत्रित किया। और भारत के प्रधानमंत्री सबसे पहले एयरफोर्स वायुसेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा या अपने प्लेन के द्वारा कुशीनगर पहुंचते हैं, और कुशीनगर के बाद, क्यों नेपाल के अंदर ऐसी कोई बड़ी हवाई पट्टी नहीं है जहां बहुत बड़े बड़े जहाज वहां पे लैंड कर सकते हैं, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा कुशीनगर से 9 साढ़े 9 बजे उड़ान भरी, और 10 बजे जो है वो लुम्बिनी के अंदर वहां पे अराइवल होता है, जहां पे नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा और उनकी डॉक्टर जो पत्नी है उनके द्वारा और नेपाल के जो मंत्रियों द्वारा उनका वहां पे जोरदार स्वागत किया गया। और इसके पश्चात जो आज पूरा दिन का जो उनका कार्यक्रम था 5-6 घंटे की विजिट का, तो सर्वप्रथम उनको माया देवी का जो मंदिर है जो लुम्बिनी के अंदर, जहां पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ आज से 2566 साल पहले, तो वो जो जगह है उस जगह पे वहां पे पूजा अर्चना करी गई। और बताया जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे प्लानेट के लिए, अपने भारत के लिए नहीं, दुनिया के किसी एक पर्टिकुलर देश के लिए नहीं, पूरे प्लानेट के लिए, शांति के लिए भगवान गौतम बुद्ध से प्रार्थना करी कि आज विश्व के अंदर जो अशांति फैली हुई है, जहां पे युद्ध चल रहा है, जहां एक दूसरे को मार काटने की होड़ लगी हुई है, जहां टेररिज्म चल रहा है, तो उस देशों के अंदर शांति प्राप्त हो, ऐसा भगवान से वहां पे उनकी प्रार्थना की गई। और ये सब वहां से कार्यक्रम करने के पश्चात फिर वो वहां से जो मंदिर के बाहर जाते ही अशोक के समय में 239 के टाइम पे बीसी, उस समय में अशोक का एक शिलालेख, जो एक ऊंचा पत्थर है जहां पर ये सारी जो विचारधाराएं लिखी गई है और उनकी जो बौद्ध विचारधाराएं हैं, तो वो वहां पे जाकर के भारत के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री दोनों ने मिलकर के दिया जलाया और दुनिया के लिए शांति का संदेश दिया कि भाई अंधकार दूर हो और प्रकाश का आगमन हो। तो उस तरीके से वहां से पूजा करने के पश्चात उन्होंने 2014 में जब प्रथम विजिट करी थी, तो उन्होंने बोधि गया से एक बोधि वृक्ष लेकर के गए थे और वो सैपलिंग उन्होंने 2014 में लगाया था। तो आज वो जो बोधि वृक्ष है वो युवान बन गया है और वहां जाकर के उस सैपलिंग को पानी पिलाया गया और वहां पे उन्होंने देखा कि ये जिस प्रकार से भगवान गौतम बुद्ध ने गया के अंदर बिहार में इसी जो बोधि वृक्ष है उनकी शाखा को वहां पे लगाया गया, तो उस शाखा के नीचे उन्होंने जिस प्रकार से पूरी दुनिया के लिए एक ज्ञान जो प्राप्त किया था, एक प्रकाश जो प्राप्त किया था, तो वो ज्ञान की प्राप्ति करने के पश्चात ये ज्ञान वृद्ध जो वृक्ष है बोधि वृक्ष के सामने पूजा करने के पश्चात फिर अगला जो उनका कार्यक्रम था जो शिलान्यास करना। आज नेपाल लुम्बिनी के अंदर पूरी दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रचार के लिए और उनका कल्चर और वहां की जो संस्कृति को बनाए रखने के लिए विश्व के 6 देशों ने अपना एक इंटरनेशनल सेंटर बनाया है। जैसे यूएस ने बनाया है, कनाडा ने बनाया है, चाइना ने बनाया है और थाईलैंड ने बनाया है, तो उसी प्रकार भारत ने भी अपना निर्णय किया और वो एक जो फाउंडेशन स्टोन लगाना चाहिए, वो फाउंडेशन स्टोन नेपाल के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री मिलकर के वहां पे शिलान्यास किया और वो तकरीबन 1 बिलियन भारतीय रुपए के अनुसार ये हमारा जो है एक इंटरनेशनल जो बौद्धिस्ट जो पिलग्रिम्स आएंगे, मुसाफिर आएंगे तमाम लोग, तो उनको वहां पे रहने की और अच्छी तरीके से
व्यवस्था वहां पे की जाएगी तो ये आने वाले 3 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा तैयार हो जाएगा। जैसे विश्व के देशों ने इंटरनेशनल ये जो एक बौद्धिक कल्चर को बढ़ाने के लिए और पूरी दुनिया में शांति फैलाने के लिए एक यहाँ पे इनका शिलान्यास जो किया है, उन्होंने एक सेंटर बनाया, इंटरनेशनल सेंटर, तो वैसा ही सेंटर भारत ने भी वहां पे लगाया है। और इसके पश्चात 10 बजे उसकी मुलाकात होती, 10-20 को महामाया देवी जहां पे इनका जन्म होता है वहां उनकी विजिट हुई और 11 बजे फिर वो वहां से मूव होते हुए ये जो शिला अशोक का शिला लेके वहां पे लिटअप दिया जलाया और इसके पश्चात उन्होंने जहां पे अपना शेड्यूल के अनुसार जो शिलान्यास करना था इंटरनेशनल बौद्ध सेंटर का, तो वो उन्होंने कल्चरल बौद्ध सेंटर का शिलान्यास रखा और शिलान्यास रखने के पश्चात अगला जो है उनका विजिट था, उनका जो डिस्कशन पॉइंट था वो भारत के साथ, जिस प्रकार नेपाल के प्रधानमंत्री पिछले महीने भारत के अंदर आए थे और हम लोगों ने 6 मुद्दों पर एक एमओयू तैयार किया गया है और खास करके ये मल्टीपल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड कनेक्टिविटी के ऊपर ये जो 6 एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये 6 एग्रीमेंट्स भारत के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर करते हुए ये 6 एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने साइन किया है। और ये जो विवादास्पद ओली सरकार ने इतना बड़ा जो विवाद खड़ा किया था वो विवाद भी अभी शांत हो गया है। उनके नक्शे से उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये काला पानी लिम्पिया धुरा तो ये उनके नक्शे से हटाएंगे, कारण ये आज से नहीं, आज हमारी सेनाएं वहां पे लगी हुई है जी। और ये एक नेक एंड कोरोनन है, मतलब स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। चाइना किसी भी तरीके से उस रास्ते से यहाँ आ सकता है। एक नेपाल की जो नदी वहां से गुजर रही है, उस नदी के ऊपर एक बांध बना है। नेपाल, चाइना और भारत को तीनों तरीके से ये जोड़ रहा है। तो ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट के द्वारा चाइना जो है नेपाल के ऊपर दबाव रखते हुए इस तरीके का जो स्टेप लिया था, लेकिन नेपाल को बाद में समझ में आ गया कि चाइना के साथ संबंध रखने से हमारे कई गांव उसने हड़प लिए थे, कई जमीन उन्होंने अपने कब्जे में कर ली थी। लेकिन आया चलो देर सही परंतु दुरुस्त आया और उन्होंने चाइना के साथ अपना संबंध कम करते हुए भारत के साथ संबंध बनाने की कोशिश की और जो गलती ओली सरकार ने की थी वो गलती को सुधारने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री भारत में आए थे। और इस प्रकार से ये जो 6 समझौते उनके साथ हुए हैं, ये 6 समझौतों के अंदर उन्होंने आपसी सहमति बनी और उन्होंने साइन किया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, नेपाल के अंदर कई नदियां पहाड़ों से गुजरती हुई निकलती हैं, तो उनके अंदर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाते हुए इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर सकते हैं। और नेपाल जैसा गरीब देश को आज जो दुनिया के देशों से उनको इलेक्ट्रिसिटी आयात करनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है और उसका खर्चा बहुत ही आता है, लागत काफी आता है। तो भारत के प्रधानमंत्री का मूल मंत्र है आत्मनिर्भर। तो हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और भारत के साथ कनेक्टिविटी बढ़ने से, अभी हमारा रोड के द्वारा कनेक्टिविटी है, हवाई जहाज के द्वारा कनेक्टिविटी है, तो व्यापारिक संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार आज भारत और नेपाल के अंदर 5 ऐसी जगह है जो नेपाल ने भारत के लिए खोल दी है। भारत का पासपोर्ट की जरूरत नहीं, भारत का कोई भी नागरिक अगर नेपाल के अंदर जाता है कि मैं भारतीय हूं तो उसको बगैर पूछे ही वहां पे नेपाल में प्रवेश दिया जाता है। लेकिन बाकी के जो कंट्री बाहर से आते हैं तो उनको अवश्य उनका पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता है, तभी नेपाल के अंदर वो प्रवेश प्राप्त पात्र हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले देखा जाए तो गोरखपुर वो नेपाल से सटी बॉर्डर है, वहां से हम भारत का एक जमीनी मार्ग है जिनके द्वारा हमारा व्यापारिक संबंध, भारत का सामान नेपाल में जाता है, नेपाल का कुछ सामान भारत में आता है। इसके बाद बिहार के अंदर एक रास्ता बना हुआ है, वहां से जाता है और इसके पश्चात यूपी के अंदर बनवास जो बरेली से आगे एक जगह है जहां से नेपाल में जाने की एंट्री है। और इसके पश्चात नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो सिलीगुड़ी है, पानी की टंकी के पास काकरबिता करके जगह है,
जो वहां से नेपाल में जाने की एंट्री है। और फिर आगे आप जाएंगे सिक्किम में एक जो जगह है गंगटोक के आसपास, तो वहां से नेपाल में जाने की, इस प्रकार से भारत और नेपाल के अंदर एंट्री करने के 5 जो अलग अलग रास्ते हैं, तो उन रास्तों के द्वारा भारत के जो हमारे ट्रक्स व्यापारिक संबंधों के द्वारा नेपाल के अंदर एंट्री कर सकते हैं, और सिमिलरली नेपाल के भी भारत के अंदर जा सकते हैं। मैंने नेपाल का 3 बार प्रवास किया है और नेपाल के प्रमुख शहरों का मैंने दौरा किया है। लुम्बिनी भी मैं जाके आया हूं, तो बहुत बढ़िया जगह है। वहां के जो लोग हैं काफी रिस्पेक्टिव लोग हैं। और अगर हम ये कहें भारतीय सेना डिफेंस के नजरिए से अगर देखा जाए, तो आज भारत ब्रिटिशरों की सेना के अंदर भी गोरखा रेजिमेंट, और आज भारत में भी 15 से 16 गोरखा बटालियन हमारे के साथ काम कर रही है। और उसकी जो शूरवीरता के चर्चे आज ब्रिटिशरों के टाइम से लेकर के आज की डेट तक माना जाता है। आज हम भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में जो विजय प्राप्त किया है, तो ये हमारे फील्ड मार्शल मानेकशॉ वो गोरखा बटालियन को चूज किया था कि गोरखाली जहां जाएगा वो पीछे नहीं हटेगा। अगर हथियार भी नहीं होगा तो अपनी कुकरी के द्वारा 8-10 लोगों की गर्दन काट के रख देगा। इतना खतरनाक अगर कोई शूरवीर है, तो इसलिए हमेशा इनका शेर, जैसे अभी उनके प्रधानमंत्री नेपाल के शेर बहादुर, उनके नाम ही ऐसे बहादुर, वो शेर है जी। तो इस प्रकार से नेपाल का जो चर्चा है आज पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके से फैला हुआ है। ब्रिटिश आर्मी हो, भारत की इंडियन आर्मी हो, तो उनके अंदर बहुत ही बड़ा उनका वर्चस्व है। आज हमें फख्र है कि भारतीय सेना अगर चाइना के अंदर नेपाली गोरखा बटालियन लगा दी जाए, और गोरखा बटालियन के साथ सर्व करने का मुझे आज भारतीय सेना में मैंने 33.5 साल सर्व किया है, तो कई गोरखा रेजिमेंटों का मैंने दौरा किया है। बीइंग ए आर्मामेंट एंड स्मॉल आर्म्स एक्सपर्ट, मैंने इन यूनिटों का इंस्पेक्शन किया है। क्या उनकी जो इज्जत है, उनकी मेहमान गति है, और उनकी जो मेंटेनेंस ऑफ हथियार मेंटेनेंस, उनका फिटनेस मेंटेनेंस, अगर ये देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे वन ऑफ द बेस्ट अगर कोई रेजिमेंट है तो ये गोरखा रेजिमेंट है। तो ये आज से नहीं, हमारा जो इतिहास रहा है, हमारा नेपाल के साथ जो पुराना संबंध रहा है, ये अद्भुत संबंध रहा है। तो इस प्रकार से 5वीं जो भारतीय प्रधानमंत्री की विजिट इनके साथ जो हुई है, 2 बजे उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ लंच जो उनको ऑर्गेनाइज किया था, वो लंच ऑर्गेनाइज करने के बाद अपनी विजिट समाप्त करते हुए वो कुशीनगर के लिए मूव कर गया। और वहां से आज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके कई मंत्रियों के साथ मीटिंग है, डिनर करते हुए वो भारत अपने दिल्ली राजधानी के अंदर वापस वो लौट जाएंगे। जलपा जी बिल्कुल, आपकी और प्रकाश जी यहाँ पर आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज नेपाल दौरा रहा, और साथ में ही नेपाल और भारत के बीच विरासत, संस्कृति और आस्था को लेकर साझेदारी की भी बात कही। ऐसा है कि ये जो हमारा देश है, तो नेपाल है, उसका हिमालय पर्वत जितना पुराना है उतने संबंध नेपाल के साथ जुड़े हैं। और हमारे जो मोदी जी है, वो आध्यात्मिक विचारधारा के, वो बात जो पंचोली जी ने बताई, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो पड़ोसी देशों के साथ हिंदू राष्ट्र है, इसके लिए अपने संबंध निभाते हैं, वो बराबर है। इन्हें अंतरराष्ट्रीय राजनीति के भाग रूप उधर गए, या 4-5 बार पहले भी मुलाकात की नेपाल के प्रधानमंत्री भारत देश से आए हुए। लेकिन इधर देखने जाओ तो अभी जो श्रीलंका की पोजीशन है, नेपाल की जो आर्थिक स्थिति, नीतियों के बारे में ये दौरा होता है। अंतरराष्ट्रीय जो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो एक अभी जो कैसीनो जैसा हो चुका है। कभी क्या होता है और थोड़े टाइम के बाद वो परिस्थिति बदल जाती है। जैसे बांग्लादेश को अपने ने आजाद कराया है पाकिस्तान से, तो बांग्लादेश के साथ संबंध अच्छे रहे, फिर बांग्लादेश भी हमारे सामने पड़ेगा। तो जब शेख मुजीबुर रहमान को अलग किया था अपने पाकिस्तान से, उसको कमजोर करने के लिए, अभी हमारी मेन पर्पज मोदी का उससे होगा। चीन जो है, चाइना, तो को किधर भी
कमजोर नेपाल का सहारा लेकर के हमारे देश को खतरा ना पैदा करे, वो मुख्य बात रहेगी, मैं ऐसा मानता हूँ। और जो श्रीलंका की पोजीशन है, वो चाइना ये सोचता है कि भाई हम नेपाल को कब्जा करके और हम भारत को कुछ कमजोर करने की कोशिश करें भारत देश को। तो मोदी जी का जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो बड़े निपुण है मोदी जी, अच्छे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझ पाते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उनकी मुलाकात ये आध्यात्मिक तो है, ये राजनीतिक भी है। इससे चीन को जो है वो चीन को सीख देने का भी है, इसके अंदर दूर समा भले बुद्ध पूर्णिमा है या वो बात है आध्यात्मिक बात है अपनी जगह पर। आर्थिक नीतियों में देखने जाओ तो एक हिंदू राष्ट्र है, वो बात बराबर है। आर्थिक नीतियों में देखने जाओ तो हमें नेपाल को पहले भी कुछ मदद करनी पड़ी थी भूतकाल में, इसका कुछ हमारे प्रजा को बोझा बड़ा था। जैसे बांग्लादेश को दिया शरणार्थी सहायता का टिकट हमको भुगतना पड़ा था। तो कई बार अपने नाम करने के लिए अपने जी हम ठीक से सुन नहीं पा रहे आपको प्रकाश जी। आर्थिक मदद प्रजा को आर्थिक जी हम ठीक से सुन नहीं पा रहे प्रकाश जी, आपकी वॉइस में काफ़ी डिस्टर्बेंस आ रहा है आपकी। और यहाँ पर संजीव जी आगे बढ़ना चाहूँगी। अगर आज की ही बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि जनकपुर में मैंने कहा था कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। मुझे पता है कि जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोग भी उतने ही खुश हैं। और अगर इससे ठीक पहले की बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल यात्रा के पहले, तो नेपाल की विमानन कंपनी जो है बुद्धा एयर प्राइवेट लिमिटेड, उसने उत्तर प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव दिया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या और सीताजी की जन्मस्थली जनकपुर के बीच हवाई सेवा शुरू की जाए, एक मांग की गई है। जी जल्पा जी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भगवान राम हमारे आराध्य देव है और हमें बड़ा फक्र है कि सीता जी का जन्म जनकपुरी हुआ था। और हमारे रक्षा विशेषज्ञ अमृतलाल जी मकवाना ने पूरे विस्तार से काफी सारी बातें बताई। हमारे पहले धर्म और का व्यवहार भी नेपाल से काफी जुड़ा हुआ है। मैं कहता हूं कि केवल भगवान राम का जन्म सीता जी से वहां नहीं हुआ, हमारे काफी राजा समझिए कि हमारे कहीं महाराज हिंदुस्तान, उनकी रानियां जो है वो नेपाल से है। और हमारी एक मशहूर फिल्म एक्ट्रेस मनीषा कोराइला की जिनकी फैमिली से 3 लोग प्राइम मिनिस्टर नेपाल में रह चुके हैं और वो भी हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और नेपाल और हिंदुस्तान केवल हमारे एक दो देश अलग है, पर वहां मैं भी नेपाल गया हूं, पूरा नेपाल का मैंने दौरा किया है। पूरे 5 मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सभी जो नेपाल है, मैं पोखरा से लेकर काठमांडू से लेकर सभी जगह पर नेपाल में घुमा हूं। तो काठमांडू और कभी कहीं जगह पर तो हमें लगता ही नहीं कि हम हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश के कोई शहर में है, कोई नए शहर में है, ऐसा हमें महसूस होता है। तो नेपाल और हिंदुस्तान का जो कल्चर है वो काफी हद से मिला जुला है। और जिस तरह से आज माननीय मोदी जी ने नेपाल का दौरा किया है, तो हमें बताया भी गया अमृत जी के जरिए कि भाई ओली जी ने जो चाइना के साथ मिलकर हमारे देश के साथ में वो नक्शा बदल के या तो फिर कुछ चाइना के दबाव में भी दिया था, थे। उन्होंने ऐसा कहा था कि नेपाल में भगवान राम का जन्म स्थल है। ये भी विवादित निवेदन उनका, ये भी उन्होंने कहा था। हाँ, ये भी उन्होंने कहा था। वास्तव में अयोध्या में उनका जन्म हुआ था और नेपाल तो भगवान राम जी का ससुराल है, जनकपुरी। तो ये मतलब काफी सारी कंट्रोवर्सी ओली जी ने पैदा की थी। तो जो सही मायने में आज मोदी जी वहां गए हैं और वो न्योते पर गए हैं,
समझिए ये शेर बहादुर जी के न्योते पर वहां पर गए हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे बॉर्डरी जो देश है, आज श्रीलंका से भी हमारा एक अच्छा, जो चाइना के दबाव में आकर श्रीलंका ने जो सिस्टम उनका चेंज किया था, आज श्रीलंका भी चाइना की तरफ निकल कर एक वापिस हिंदुस्तान की तरफ झुका है। वैसे ही नेपाल भी आज हिंदुस्तान के साथ में एक दोस्ती का दावा किया है और हमने भी उनको सौगात में इलेक्ट्रो हाइड्रो पावर करने का एक एग्रीमेंट किया है। तो ये पॉलिटिकली भी और डिप्लोमेटिकली भी अच्छी बात है। कल शायद पाकिस्तान की भी आंखें खुल जाए और वो भी हिंदुस्तान से आने वाले दिनों में अपना सलाह मशवरा मांगे, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये माननीय मोदी जी का दौरा, हम हमारे में कहावत है कि बुद्धम शरणम गच्छामि ज्ञानम शरणम गच्छामि। हाँ, तो बुद्ध की और हमारी गति जब होती है तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और मोदी जी का जो गांव है वडगांव, तो वहां पर बुद्ध के पौराणिक मंदिर है। तो वो विरासत, वो उनको वो सब धर्म और भावनाएं सन उनको युवा काल में ही मिला है। तो आज हमारे देश को ऐसा एक मजबूत मनोबल वाला, एक संस्कृत प्रेमी, एक धर्म प्रेमी हमारे प्रधानमंत्री मिले हैं, हमें फक्र है। मैं समझता हूं कि आज का जो हमारा ये एपिसोड है तो काफी रूप से हमारे दर्शकों भी उसके काफी लाभान्वित रहेंगे, क्योंकि अमृत मकवाना जी ने जो पूरा दौरा, आज मैं मोदी जी का पूरा दौरा देख नहीं पाया वीडियो पर, तो हर बार मैं देखना है कि मैं कोशिश करता हूं। आज कुछ मेरी कुछ पर्सनल सिस्टम की वजह से, ऑक्यूपेंसी की वजह से मैं देख नहीं पाया, पर अमृतलाल मकवाना जी ने पूरे मतलब बड़े बड़े प्यार से, बड़े अच्छी तरह से नेपाली संस्कृति का हिंदुस्तानी संस्कृति के साथ मेल जोल और क्या क्या सब जगह का महत्व है हमें समझाया है। तो मैं समझता हूं, मैं आपका भी काफी धन्यवाद प्रदान करता हूं मकवाना जी कि आपने काफी सारी बातें बताई और थैंक यू। हमें हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का वास्तव में देखा जाए तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, तो उसे बरकरार रखना चाहिए। और पूरे विश्व में यही दो धर्म जो है वो शांति का संदेशा फैलाते हैं। हिंदू धर्म हो और बुद्ध धर्म हो, वो शांति का संदेशा फैलाते हैं। तो हमें और इसमें आगे बढ़ना चाहिए और आगे आना चाहिए। जैसे आपने भी कहा अभी कि वियतनाम और जापान में तो 90 से 100% तक बौद्ध धर्मी लोग हैं, तो हमारे देश में भी बौद्ध धर्म का और उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए कि जो 5-7% लोग हैं वो लोगों की आस्था के साथ हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति भी जुड़ जाए और हम सभी की आस्था और प्रार्थना ही इस देश को, इस विश्व को, पूरे प्लेनेट को आगे ले जा सकती है, मैं समझता हूँ। और माननीय मोदी जी ने आज एक कदम और एक अच्छा बढ़ाया है, तो ये हमारे लिए गौरवपूर्ण आज की घटना है। आज बौद्ध पूर्णिमा भी है, वैशाखी पूर्णिमा भी है, और हम सभी भी प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में पूरे प्लेनेट में, पूरे देश में और हमारे भारतवर्ष में एक अच्छी शांति बनी रहे और हम सब खुशहाल रहे। हमारे अंत्योदय जो है, हमारे अंत तक का जो आदमी है वो भी काफी खुशहाल रहे और हम सब इस देश के, इस पूरे प्लेनेट के एक अच्छे नागरिक बने रहे और खुशहाल जिंदगी बिताए। यही मेरी आज के दिन भगवान बुद्ध से और भगवान शिव से मेरी प्रार्थना है। जी, आपकी और यहाँ पर मैं आना चाहूँगी निकुल जी, क्योंकि मुद्दा अगर नेपाल का है तो फिर मुद्दा आता है यहाँ पर चीन का भी, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन की ओर से हमेशा से प्रयास किया गया है कि भारत के जितने भी अलग पड़ोसी देश हैं उनके साथ कैसे वो दोस्ती का हाथ फैलाए या फिर उन्हें फाइनेंशियली दबाकर एक दबाव बनाने की कोशिश करता है वो भारत पर, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन को सबसे ज़्यादा अधिक खतरा लगता है भारत देश से ही, जो उसे टक्कर दे सके। इसीलिए, और नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ हमारे पहले भी अच्छे संबंध थे, लेकिन बीच में कुछ कड़वाहट आ गई थी और फिर एक बार ये मौका है कि नेपाल और हमारे भारत देश के संबंध और भी मजबूत हो जाए। जब तक चाइना की बात हम करते हैं तो वो स्ट्रैटेजिकली उसको हमेशा भारत को कैसे घेरा जाए उसका हमेशा मनसा ऐसा ही रहा है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, फिर उन्होंने श्रीलंका को भी टारगेट बनाया। ग्वादरपुर पोर्ट है, वहां पे उन्होंने खुद का एक पोर्ट डेवलप किया। वो कुछ रोड भी बना रहे हैं जो सीधा चाइना से होकर पाकिस्तान में होकर वो सीधा ग्वादर पोर्ट तक जाता है। तो नेपाल को भी वो
तिब्बत को भी उन्होंने देखा कि जैसे पूरा एक्वायर करने का एक स्ट्रैटेजी बनाया। अभी धीरे धीरे वो हमारे हमारे अलग अलग क्षेत्र से वो लोग घुसने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे गलवान घाटी में देखा, अभी असम के साइड, अरुणाचल प्रदेश के साइड भी हम लोग न्यूज में देखते रहते हैं कि चाइना ने अपना बहुत सारा पेनिट्रेशन किया है। तो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली नेपाल के साथ जो रिलेशंस है वो अच्छा रहना खूब जरूरी है। तो उस हिसाब से अगर आज प्रधानमंत्री गए हैं और चाइना को ये मैसेज दिया है कि भाई ये जो आप नेपाल को टारगेट बनाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं हम वो नहीं होने देंगे, वो एक अच्छी बात है। दूसरी बात अगर बोलेंगे तो चाइना का अगर हम ऐसा ही जब विरोध करते तो ये हाल की केंद्र की सरकार ने सिर्फ चाइनीज एप्लीकेशंस कुछ मोबाइल पे बैन कर दिया, उसके बाद कोई एक्शन दिखा नहीं। आज भी हमारा अगर इंपोर्ट देखे तो बहुत सारा हम लोग चाइनीज पे डिपेंड है। तो उसके लिए जो काम करना चाहिए, उसके लिए जो डेवलपमेंट करना चाहिए, जो मेक इन इंडिया का कंसेप्ट है उसको जो आगे ले जाना चाहिए, वहां पे हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। ऐसे ऐसे मैं नहीं बोलता हूं कि धर्म हमारा एक ऐसी चीज है जो सबके लिए बराबर है। हम लोग सब धार्मिक लोग हैं और हम सब राम भगवान में बिलीव करते हैं। और जो भी नेपाल के साथ पुराना रिलेशन है, पर उसके ऊपर अगर हम आज एक वैश्विक स्तर की बात करें तो जिस तरह चाइना ने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर खुद का जो एस्टेब्लिशमेंट किया, आज अमेरिका भी उससे वो कर रहा है कि नहीं भाई अगर चाइना कुछ कर रहा है तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वैसे वो पलक पर जाने के लिए सिर्फ हम लोग धर्म आधारित बात इस देश के अंदर करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग एक पलक से आगे बढ़ पाएंगे। हमें उसकी वजह जो शिक्षा पे ध्यान देना है, टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। लेकिन जिस तरह आज देश में माहौल बन रहा है, मैं बोल रहा हूं कि धर्म के अंदर राजनीति आ गई है, पर राजनीति में आज कहीं धर्म दिखाई नहीं दे रहा है। तो अपने देश के लिए खूब दुखद घटना है। और जो बौद्ध धर्म कहता है कि शांतिपूर्ण होना चाहिए, हमारा धर्म भी कहता है कि शांति होनी चाहिए, पर आज जो शांति की परिपेक्ष और जो भावनाएं आज देश के अंदर है, आप देखो कहाँ दिख रही है। धीरे धीरे आज जिस तरह आप मीडिया पे देखो सब लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो आंतरिक क्लेश, एक भावना देश के भाइयों के बीच में उद्भव हो रही। तो देश की जो भी सरकार है उसकी प्राथमिकता रहनी चाहिए कि ये देश के अंदर, जैसे हमारे मकवाना सर ने बताया कि सभी धर्मों को हम इतना रिस्पेक्ट देते हैं जो और कहीं नहीं है। तो वो जो सोच के साथ ये देश बना है, जो सोच के साथ ये देश चल रहा है, वो सोच को आज कहीं पे पीछे छोड़ा जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि अगर आप यूएसए की बात करें तो वो जो सिविल वॉर का उनका जो एरा था, उनसे उन्होंने सीख कर आज एक समृद्ध देश बनाया। हम लोग समृद्ध देश को छोड़ के सिविल वॉर की दिशा में जा रहे हैं। तो ये जो घटनाक्रम है आने वाले दिनों में देश के लिए कितना हित में होगा वो पता नहीं। लेकिन आज का जो दौरा है वो प्रधानमंत्री जी ने जो भी किया आज अच्छा किया। और जो नेपाल ने जो एक आगे की सरकार ने जो नक्शे में छेड़छाड़ करके जो किया था उसका एक सही जवाब दिया। और आने वाले दिनों में ये यात्रा डेफिनेटली स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चाइना को एक अच्छा मैसेज है। पर साथ में हमारे देश की जो ये सोच है उसको भी, ये जो परिभाषा है, जो जिस परिभाषा को आज हम बता रहे हैं कि शांति भावना, बौद्ध बुद्धम शरणम गच्छामि, जो बुद्धि है, जो बौद्ध धर्म है और हिंदू धर्म है, उसके अंदर जो शांति की बात कर रहे हैं, वो शांति आज अपने देश में कहीं गुम होती हुई नजर आ रही है मुझे। जल्पा बहन। जी 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 कर्नल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जल्पा जी, मैं आज मेरी बात रखने से पहले इतना ही कहना चाहता हूं। पहली बात, हम जितने भी अखिल भारतीय पुरुष सैनिक हैं भारत के, वो अपॉलिटिकल है। न तो हम किसी पार्टी के साथ हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो। हम अपने हिसाब से, हमारे जो विचार है वो हम तटस्थ रखते हैं। और देश के हित में सबसे पहला अगर कोई है तो मेरा देश। आज हम और आप सभी जानते हैं, चाहे आज करोड़ों की संपत्ति आपके पास हो, 10 बंगले हो, 50 गाड़ी हो, घोड़ा हो, करोड़ों की संपत्ति हो, आज रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा था, अभी चल रहा है, तो आप और हम सभी को मालूम है, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिनकी करोड़ों अरबों की संपत्ति वो धूल में मिल गई।
और वहां से सारा सब कुछ छोड़ छाड़ करके आसपास के जो कंट्री हैं, पोलैंड है, स्लोवेकिया है, मालदोवा है, वो तमाम कंट्री के अंदर वहां से मूव करके चले गए अपनी जान बचाने के लिए। अगर मेरा भारत एक नहीं रहा, संगठित नहीं रहा, धर्मों में बंट गया, तो ये आपकी जो संपत्ति है, या आप एमएलए या आप एमपी हो या कुछ भी हो, ये कुछ भी नहीं है। जब तक आज भारतीय सेना का मैं मिसाल देना चाहूंगा, भारतीय सेना के अंदर किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च नहीं है, सर्वधर्म स्थल। आर्मी का ऑफिसर होगा तो वो वहां पे मुस्लिम होगा तो भी आएगा, गुरुद्वारा का सिख होगा तो भी आएगा, अगर चर्च का क्रिश्चियन होगा तो भी बैठेगा। सारा भारत आर्मी के अंदर बसा हुआ है। भारत के जो 28 या 33 राज्य हैं, सारे राज्य एक जगह बैठते हैं। चाहे वो मुस्लिम की इफ्तार पार्टी हो तो हम जाके अटेंड करते हैं, चाहे क्रिश्चियन का गुड फ्राइडे हो या उनका क्रिश्चियनों का 25 दिसंबर हो, तो हम वहां पे एक साथ बैठ करके उनके साथ प्रेयर भी करते हैं। गुरुद्वारा का फंक्शन हो, गुरु नानक जी का जन्म हो, तो वहां भी हम बैठ करके करते हैं। ये भावना भारत के अंदर जिस प्रकार से अलग अलग सब भारत देश को बांट दिया है, ये मस्जिद है, ये मंदिर है, जब यहां से निकल करके जब तक बाहर नहीं आएंगे, धर्म क्या है? एक परिवार के अंदर 5 बच्चे हैं, उनकी सबकी विचारधारा अलग अलग है। सबसे छोटा बेटा है वो कुछ अलग विचारधारा रखता है, मिडल वाला है कुछ अलग रखता है, सबसे बड़ा वाला अलग रखता है। धर्म क्या है? 2 देशों के बीच में, 2 कम्युनिटी के बीच में एक सेतु है। तो इसलिए धर्म को राजनीति के अंदर लाना ये सबसे बड़ा खतरनाक स्टेप होगा। या धर्म के नाम पर धर्म का अगर एक मीडियम बना करके किसी भी चुनाव में जीत हासिल करना, ये भी भारत के लिए बहुत बड़ा एक खतरनाक स्टेप होगा। पूरे भारत को, पूरी पार्टी को एक रखते हुए, भारत के तमाम लोगों को एक रखते हुए, भारत के अंदर अगर मुस्लिम रहे तो वो हमारे भाई हैं, क्रिश्चियन रहे वो हमारे भाई हैं, अगर बुद्धिस्ट है वो भी हमारे भाई हैं। क्यों? भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि भारत के अंदर भारत के नागरिक उनको धर्म स्वातंत्र्य है, किसी भी धर्म के वो मना सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, अपना मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, गुरुद्वारा बना सकते हैं, चर्च बना सकते हैं, अग्यारी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ये हमारा भारतीय संविधान कहता है, जो आज पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, पूरी दुनिया के अंदर भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर हर एक नागरिक को समानता का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है, भारत के संविधान ने दिया है। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, सब समान है। नदियां सब अलग अलग पहाड़ों से निकल करके समंदर में जाती है, तो वो कोई गंगा का पानी नहीं है, यमुना का नहीं है, सरस्वती का नहीं है, गोमती का नहीं है, वो पानी सब एकाकार हो जाता है। भारतीय संस्कृति सिखाती है कि हम विश्व कौटुंब है। पूरी दुनिया, पूरी प्लानेट के अंदर जो लोग हैं, हम सब एक ईश्वर की संतान है, एक शक्ति की संतान है। ये बंटवारा जो है हमने और आपने किया है, हमारे लोगों ने किया। मैं किसी धर्म की यहां टीका करने के लिए नहीं बैठा हूं, कोई टिप्पणी करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन ये मेरा पर्सनल जातीय मामला है। अगर धर्म से उठ करके हम जाएंगे तो विश्व गुरु बनने से इस दुनिया का कोई देश आपको नहीं रोक सकता है, सुपर पावर बनने से कोई देश आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन ये धर्म की राजनीति को छोड़ करके, हाँ, जहां विरोध करना चाहिए विरोध करो, विरोध करने का हर एक इंसान को हक दिया हुआ है, आंदोलन करने का हर एक इंसान को हक दिया है। जब तक भारतीय सरकार के अंदर स्ट्रॉन्ग विरोध पक्ष नहीं होगा, ऑपोजिशन लीडर नहीं होगा, तो हम अच्छी तरीके से अपने शासन को चला नहीं पाएंगे। कोई न कोई, नहीं तो फिर तानाशाही हो जाएगी। इसलिए हर एक नागरिक को अपना मत रखने का अधिकार है, हर एक नागरिक को
कहां मुझे मत देना चाहिए, मेरा विचारधारा व्यक्त करने का अधिकार दिया हुआ है हमारा संविधान ने। तो हमारा संविधान एक बाइबल है, गीता, रामायण, तमाम धर्म ग्रंथों से ऊपर अगर कोई है तो वो हमारा संविधान है। और जिस संविधान के कारण आज पूरी दुनिया भारत को शांति प्रिय देश अगर कोई मान रही है, उसके पीछे का अगर कोई कारण है तो वो जिस संविधान निर्माता है, जिसने इस संविधान को बनाया है और जिसका अमल हम और आप जो कर रहे हैं, इसी के कारण आज भारत देश शांति प्रिय देश है। और भारत के प्रधानमंत्री जहां भी जाता है तो सबसे पहले यही कहता, मैं बुद्ध के देश से आया हूं। इसके मतलब उसके पीछे का ये बुद्धम शरणम गच्छामि, जी संगम शरणम गच्छामि। तो ये जो विचारधारा है कि शांति प्रिय देश से एक महान प्रधानमंत्री जो कि स्पष्ट बहुमत रखता है, इतने 135 करोड़ का देश, दुनिया में किसी भी देश की आबादी चाइना को छोड़ करके, चाइना की हार्डली अभी 141 करोड़ है, तो भारत एक विश्व का दूसरा नंबर का जो देश है और वो लोकशाही देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। चाइना तो वो अपनी तानाशाही चलाता है, चाइना एक कम्युनिस्ट पार्टी का देश है जो पूरी दुनिया, वहां पे कोई इलेक्शन नहीं होता है। भारत के अंदर मैं और आप मिलकर के सरकार को चुनते हैं, सरकार अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं लेती है। वो सारे हमारे जो पार्लियामेंट के अंदर 776 जो संसद सभ्य हैं और 4150 जो हमारे पूरे भारतवर्ष के एमएलए है, ये साथ मिलकर के एक डिसीजन लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हो तो हमारे एमएलए, एमएलसी, राज्यसभा के मेंबर और तमाम उनकी जो वोटिंग होगी, अभी 31 जुलाई को हमारे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, मतलब उनका कार्यकाल खत्म होगा और राष्ट्रपति की चुनाव जो प्रणाली शुरू होगी, तो ये सारे एरिया से आए हुए एमएलए, एमएलसी, राज्यसभा के मेंबर और पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, सारे मिलकर के उनकी विचारधारा को एक करते हुए राष्ट्रपति का चयन करते हैं। किसी भी सरकार अपनी मर्जी से राष्ट्रपति नहीं बिठा सकता है। तो इस प्रकार से मेरा यही कहना है कि भारत एक निरपेक्ष देश है। हम जातियों से ऊपर उठ करके अगर आएंगे तो क्यों, कारण क्या है कि बौद्ध धर्म के अंदर कोई जाति नहीं है, एक ही जाति है, बुद्ध जाति। जहां जातियों का समापन नहीं होगा तब तक इस भारत देश को विकास करने में कई साल लग जाएंगे। हमारा भारत देश 6000 से ज्यादा जातियों में बटा हुआ है और जातियों का राजकारण जब तक भारत में अंदर रहेगा तब तक भारत को बहुत सारी परेशानियां आएगी, ये मेरा मानना है। तो मुझे ये चाहता हूं भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूं। आज किसी भी मुसलमान को पूछो अपनी जाति बताता, मैं पठान हूं, मैं खान हूं, फलान हूं, मैं क्या हूं, मैं मुस्लिम हूं। क्रिश्चियन को पूछो कोई जाति बताता है, वो बोलता है मैं क्रिश्चियन हूं। बट हिंदू को बताओ, मैं राजपूत हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं SC ST हूं, फलाना हूं, ठिकाना हूं। ये जब तक उसके दिमागों में प्राचीन विचारधारा जो घुसी हुई है वो जब तक बाहर नहीं निकलेगी तो भारत को और कई साल लग जाएंगे सुपर पावर बनने के लिए। सही बात है। थैंक यू जल्पा जी। जी बिल्कुल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो आज का हमारा अंदर देश का मुद्दा था कि नरेंद्र मोदी ने जो आज नेपाल का दौरा किया, ये दौरा इसीलिए भी जरूरी था क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा और नेपाल का रिश्ता देखें तो सांस्कृतिक भी हमारा रिश्ता रहा है, या फिर हम शायद नेपाल को सबसे पहला हमारा पड़ोसी देश भी गिन लें। मुद्दा यहाँ पर यह भी है क्योंकि नेपाल की अगर हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं, पहले तो हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे होते थे, लेकिन जिसके बाद कुछ कड़वाहट भी आई थी चाइना की वजह से। लेकिन चाइना को आज ये स्पष्ट संदेश मिल गया है कि भारत देश और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो फिर एक बार मजबूत होंगे। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।